प्रिय छात्रों, वीडियो नंबर 11 में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 10 में हमने पढ़ा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। थोड़ा सा परिचय बता दूं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और ये गुणनखंड तब तक अद्वितीय माने जाते हैं जब तक गुणनखंडों का क्रम, आने वाला क्रम सही हो। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। संख्या है 5005। यह है एक अभाज्य संख्या है। इसको ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसके। जैसे आप इसको इधर करके देख लें, 5005 5 से भाज्य करते हैं तो 1 0 0 1। अब ये जानकारी करते हैं कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो इसका इकाई का अंक 1 है। ये संख्या 2 से भाज्य नहीं हो सकती। अंकों का योग करते हैं, 1 और 1 2 होता है, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। 5 में अब देखते हैं तो इकाई का अंक इसमें 1 है, 0 या 5 होना चाहिए तब 5 का जाएगा। 7 का लेके देखें, 7 का भाग लेके देखते हैं। इसमें 7 एकम 7 कितना शेष बना 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 शेष बचे। 2 के आगे 1 रखने पर 21 होते हैं, 7 किया 21 और फिर 7 के आगे 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का आगे नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं गया, 10 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 का नहीं गया और 2 का भी नहीं गया। अब 11 रख लीजिए तो 11 एकम 11, 3 से 33 हो गए, 11 से 30 और 13 भी अभाज्य संख्या है। 13 में 3 भाग देंगे 1 भाग। इस प्रकार से ये भाज्य संख्या थी। पिछली कक्षाओं में आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हैं। कक्षा 6 7 8 9 तक अभाज्य गुणनखंड किए हमने, आप भी वही है। तो ये क्या है, कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। और ये संख्या कैसी है? सारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं में खुद के अतिरिक्त और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए ये सारी संख्या कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। और ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो अंकगणित की आधारभूत में यही कहते हैं। अंकगणित की आधारभूत में
अंकगणित की आधार रूप में क्या कहती है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। इस सेंटेंस को दोबारा समझें। कैसे? ये अभाज्य संख्या थी, नहीं भाज्य संख्या थी। ये भाज्य संख्या को हमने क्या किया था? अभाज्य गुणनखंड करके सारी संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे लिख दिया। अब यदि आप इसे ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखते हैं, शुरू में आप 5 का भाग नहीं देते हैं, 7 का देते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 5 लिख दिया आपने, तो ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी जब तक इन गुणनखंडों को सही क्रम में ऐसे नहीं लिखा जाता, जब तक यही सही माना जाता है। कुल मिलाकर ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि आप इस प्रकार से लिख देते हैं और ऐसे नहीं लिखते हैं तो ये सही माना जाता है, और जब इसको आप ऐसे लिख देते हैं तो इसे सही माना जाता है। यानी कि आप क्रम से नहीं लिखते हैं गुणनखंडों को। कहने का मतलब ये है कि गुणनखंडों को, अभाज्य संख्याओं को आप क्रम से नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थी आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये गुणनफल या ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे गुणनफल के रूप में लिखना है, इसका बी 7429 अभाज्य गुणनखंड करके देखें। 7429 करके देखें। ये भाज्य संख्या है, किस अंक से भाज्य होगी? इकाई का अंक 9 है, 2 से भाज्य हो नहीं सकती। अंकों का योग करके देखें। 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22। 22 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। अब 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का भी नहीं गया और 3 का भी नहीं जाएगा। 6 के बाद 7 को चुने, 7 में यहाँ पर 7 में 7 का चला जाता है, 42 में चला जाता है, लेकिन लास्ट में 9 है, नहीं जाएगा 7 का भी, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं, और 10 का भी नहीं, 11 का भी नहीं। 11 देखें, 11 से 66, 8 बचे 82, फिर 11 से 77, 4 49 का नहीं जाएगा भाग। अब आप 13 का भाग दें, 13 5 बार भाग गया, 13 मतलब 65। कितना शेष बचा? 74 में से आप 65 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। 9 के आगे 2 लगाइए, 92 हो गया। 13 7 91, कितना से बचा? नहीं गया भाग। ये संख्या 13 से भी भाज्य नहीं है। अब 17 का देंगे 13 के बाद। 17 चौका 68, 4 बार भाग जा रहा है, 4 बार भाग जा रहा है, 6 शेष बचा।
62 हुआ, 17 3 51, 62 में से 51 घटाइए 11 से बचेगा, 11 का 9 लगाइए 119, 17 का भाग 119 में 7 बार चलेगा। अब 17 से आगे भाग दीजिए, ये संख्या फिर 19 का लेके देखें, 19 गुणा 2 38 होता है, यानी 19 का भाग 45 में 2 बार, 5 से बचा 57 हो गया, गुणित 57 और 23 का 23 में 1 बार। अब आप ये थी भाज्य संख्या और ये है अभाज्य संख्या, गुणनफल के रूप में लिख देंगे आप 23 गुणा 19 गुणा में 17 लिख दिया। अब ये क्रम है क्या? क्रम सही है, गुणन करना होगा, पहले 17 आना चाहिए है ना, तो ये क्रम में नहीं है। यदि आप इन्हें क्रम में नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे ही सही माना लिया जाएगा। और आप क्रम से लिखते हैं तो 17 गुणा 19 गुणा 23, फिर इसे सही माना जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 के 5 प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 प्रश्न हल कर सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। उसमें पूछा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त होती है। तो देखिए ये ऐसे इसकी जांच करनी है, कोई संख्या n है, कोई प्राकृतिक संख्या n है, उसके लिए यदि आप संख्या ले लेते हैं 6 की पावर n, क्या ये संख्या शून्य पर समाप्त होती है? यदि अपन 6 के n की पावरों को विस्तारित रूप में लिखें, n पावरों को, जैसे 6 की घात 3 है, 6 गुणा 6 3 बार लिखा जाएगा, तो 6 की पावर n है, प्राकृतिक संख्या ही है, तो क्या ये संख्या शून्य पर समाप्त होती है? इसकी जांच करनी है। तो मान लेते हैं, सिद्ध करना है ये, माना संख्या 6 की घात n प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है। अब जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह संख्या 5 से भाज्य अवश्य होती है। यानी जिस संख्या के में इकाई का अंक 0 है वो संख्या 5 से भाज्य अवश्य होती है, तब ये मान लिया हमने कि संख्या 6 की घात n, 6 की पावर n, संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होती है, तब संख्या 6 की पावर n 5 से भाज्य अवश्य होगी। अब कोई संख्या 5 से भाज्य है तो उस संख्या के गुणनखंड में 5 जरूर होगा। जैसे संख्या ले ली अपन ने 15,
5 से भाज्य है। अब 15 गुणनखंड करके देखें, 3 गुणा 5 आता है, तो उन गुणनखंडों में 5 है या नहीं है। तो इसी प्रकार जब संख्या शून्य पर समाप्त हो गई है तो ये संख्या 5 से भाज्य अवश्य होगी, और 5 से भाज्य अवश्य है तो इस संख्या के गुणनखंड यदि गुण करते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर करते हैं तो उनमें 5 अवश्य होगा। तो अंकगणित के आधार में से, अंकगणित की आधारभूत में से गुणनखंड करें 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n। अब इसमें देखिए क्या इसमें 5 है, इन गुणनखंडों में 5 है क्या, इन गुणनखंडों में 5 है क्या, नहीं है। तो कौन कौन से गुणनखंड हैं, 2 और 3। तो 6 के यानी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में दो व 3 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, नहीं। अब इसी प्रश्न में विरोधाभास हो रहा है। ये तथ्य तो इस बात को कहता है कि संख्या 5 भाज्य अवश्य होगी और 5 गुणनखंडों है। भाई 5 से संख्या भाज्य तो गुणनखंड में 5 जरूर होगा, और यहाँ पर गुणनखंड करके देखते हैं तो गुणनखंडों में 2 और 3 करते अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो विरोध हो गए ना। एक कथन तो कह रहा है 5 होगा अवश्य होगा, और एक कथन इस बात को कह रहा है कि 2 और 3 के अलावा और कोई है ही नहीं, तो विरोधाभास हो गए। तो ये विरोधाभास है जो की गई कल्पना को गलत दर्शाता है। जब किसी चीज में विरोध हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, तो जो हमने कल्पना जो की थी, क्या कल्पना की थी, माना था, ये माना था, ये माना था, कल्पना की थी, उस कल्पना को गलत दिखाता है कि कल्पना गलत कर लेते हैं। विरोध हो गया 2 कथनों में, तो कल्पना की गई जो कल्पना है वो गलत है, जो कि कल्पना को गलत दर्शाता है। अतः कल्पना गलत तो सही करो से, अतः संख्या 6 की घात शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से अन्य कोई संख्या यदि जैसे 5 की घात n, 8 की घात n, 6 की घात n, 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है तो हम उसकी जांच कर सकते हैं इसी तरीके से। अब लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
संख्याओं के या पूर्णांकों के लय से व व्यय से, यानी एलसीएम को कहते हैं लय से, लघुत्तम समापवर्त्य, और में से इसको कहते हैं एचसीएफ, महत्तम समावर्तक या हर कॉमन फैक्टर ज्ञात करना। क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ले लिया हमने 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया। संख्या 144, 180 और 192। तो आवाज गुणनखंड विधि से हम प्रत्येक संख्या का पूर्णांक का आवाज गुणनखंड करते हैं। पहले इधर करके देख लें सबका पहले। जैसे संख्या ले ली हमने 144, आवाज गुणनखंड करिए, 2 से भाज्य करिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित करिए, 2 3 6, 1 से बचा 12 हुए, 2 चुके 12, फिर 2 से करिए 18 दूनी 36, फिर 2 से करिए 9 दूनी 18, और अब 3 से करिए 3 बार, और 3 से करिए 1 बार। अब यहाँ लिखें 144, ये बात लिखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, घातों के रूप में लिख दें। 2 की घात कितनी हुई? 1 2 3 4, गुणा 3 की घात कितनी है? 2, 1 और 1 2। ठीक है, दूसरा गुणनखंड करें 180 का, 180 का गुणनखंड करें। 2 का भाग 9 गुने 18 90 बार, फिर 2 का भाग दें 90 में 45 बार, फिर 3 का भाग देना 45 में 15 बार, फिर 3 का भाग दें 15 में 5 बार, फिर 5 का भाग दें 5 में 1 बार। और अब यहाँ लिख दें 180 के आवाज गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब मेरे घातों में लिखें, 2 की घात 2 है, 3 की घात भी 2 है गुणा में, और 5 की घात 1 है। 5 को कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी। तीसरी पूर्णांक लेते हैं अपन 192, 2 का भाग दिया 96 बार, फिर 2 का भाग दिया 48 बार, फिर 2 का भाग दिया 24 बार, फिर 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, और 3 का भाग दिया 1 बार। अब यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख लें, यहाँ नीचे ये नहीं है। यहाँ लिख लिए 192 के बाद गुणनखंड कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। घातों में लिख लें, 2 की पावर 6
HCF निकालें, HCF बराबर, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि HCF का मतलब यह है हग कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सब संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे कहते हैं अपन मैश है, यानी HCF। अब तीनों संख्याओं को विभाजित करने वाली ऐसी घात देखो, 2 की घात तीनों में लिखिए, तो तीनों घातों को विभाजित कर दे, यानी बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या विभाजित करेगी। तो वैसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, कैसे होती है, जैसे 15, 30 और 10। नॉर्मल मैंने उदाहरण लिया है, उदाहरणों से उदाहरण लिया है कि ऐसी संख्या देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जो तीनों को विभाजित कर दे, 15 को, 30 को और 10 को। ऐसी संख्या कौन सी है, 5 है कि नहीं, 5 का आगे इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो 5 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो इन तीनों को विभाजित कर दे, इसलिए कहते हैं उसे सबसे बड़ी संख्या, जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है, इसलिए उसका नाम है महत्तम, महानतम, बड़ी से बड़ी। अब हमको इन गुणनखंडों में इसी प्रकार से वह घात देखनी है, जैसे 2 की घात 6, इसमें 2 की घात, इसमें 2 की घात 2, तो कौन सी घात इन तीनों घातों को विभाजित कर देगी, छोटी घात। संख्या कितनी छोटी थी, 5, ऐसी छोटी से छोटी घात लेनी है आपको, यानी आपको सबसे छोटी घात चुननी है। 2 की घात 6, 2 की घात 4, 2 की घात 2 में आपको छोटी से छोटी घात 2 की घात 2 ले लिया। फिर अब 3 की घात इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, 2, इसमें कितनी है, तो छोटे से छोटी घात तो कितनी हुई, तो 3 की 1 घात को ले लेंगे, ठीक है। अब 5 की घात देखें, इसमें कितनी है, 1, इसमें कितनी है, 0, जहां नहीं है तो 0 है, इसमें कितनी है, 0, तो छोटी से छोटी घात कितनी हुई, 0, और जिसकी 0 घात है इसका मतलब वो अक्षर ही नहीं है, वो अंक ही नहीं है, वो लेना भी नहीं है, तो HCF क्या हो गया, बराबर 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 2 6 में 12 हो गया। अब आप LCM निकालते हैं, तो LCM में इसका उल्टा करते हैं, इसकी उल्टी परिभाषा है। LCM वह संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से तीनों से विभाजित हो जाती है, उससे छोटी कोई संख्या नहीं होती जो तीनों संख्याओं को से विभाजित हो जाए। HCF और LCM में अंतर ही यही है कि LCM तो खुद विभाजित होती है दी गई सारी संख्याओं से, कौन, LCM दी गई सारी संख्याओं से खुद विभाजित होती है, और HCF दी गई सारी संख्याओं को खुद विभाजित करती है। तो आकार की दृष्टि से देखा जाए तो आकार HCF का छोटा होगा, लेकिन वैसे बड़ी से बड़ी संख्या है, तीनों को विभाजित करनी होगी, और LCM का आकार इन तीनों से बड़ा होगा, और वैसे छोटी से छोटी संख्या है इन तीनों से विभाजित होने वाली है।
अब एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात लेंगे, आप उल्टा करेंगे इसका, इसमें छोटी से छोटी घात ली थी, बड़ी से बड़ी लीजिए। अब 2 की घात 6, 3 की घात 2, 2, 1 बड़ी घात ले, 3 की घात 2, 5 की घात देखो 0, 0 और एक घात को लेना है। अब गुणा कर लीजिएगा, दो गुणा 2, चाहे सीधा गुणा कर लें, 2 की घात 6 बार हाथ वैसे गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 3 की घात 2, 3 गुणा 3 9 गुणा 5, 64 गुणा 5 करें, 5 चौक 20 की 0, 2 पहले 320 गुणा 9 करें तो 0, 9 दूनी 18, 9 के 27 और 1 28, 2880 इसका एलसीएम। तो दी गई देखें कि ये छोटी से छोटी